हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होंडा हाइनेस CB350। और ये बाइक है मेरे बहुत अच्छे दोस्त विकास की, जो कि राइड कर रहे हैं कोची से कश्मीर तक की। आज हम बात करेंगे इस बाइक के ऑनरशिप एक्सपीरियंस की। तो बिना टाइम वेस्ट किए इनवाइट कर लेता हूँ मैं विकास भाई को। कैसे? आप कैसे विकास भाई? विकास भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ना आपके बारे में बताओ थोड़ा बहुत। मेरा नाम विकास है और मैं अभी एक ट्रिप पे निकला हूँ जो कि कोची से स्टार्ट होगी। मेरा टर्निंग पॉइंट कश्मीर रहेगा। इस ट्रिप का मेन एजेंडा है कि मैं 10,000 किलोमीटर पूरे करके गया। ओके, मुझे इसके बाद ये जानना है आपसे कि आपका इस बाइक तक पहुंचने का सफर बताओ कि आपके पास पहले कौन सी बाइक थी और आप किस बाइक से इस बाइक तक आए हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज। इससे पहले मैंने दो अलग अलग सेगमेंट की बाइक्स चलाई हैं। बस सबसे पहले हुआ करती थी स्प्लेंडर NXT। नाइस। फिर मैंने अपग्रेड किया रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 पे। उसके बाद मैं आया होंडा की CB350 जो कि हाइनेस के नाम। तो आपने रॉयल एनफील्ड चलाई है, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज अब आप होंडा पे स्विच कर रहे हो। आपको दोनों बाइक्स का एक्सपीरियंस है जो कि सेगमेंट में एक दूसरे के राइवल है, राइट? तो आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को इस ऑनरशिप एक्सपीरियंस को देख करके मजा आने वाला है, बिकॉज इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बिकॉज भाई ने पहले रॉयल एनफील्ड चलाई है और अब वो होंडा चला रहे हैं। तो भाई, आपका इस बाइक को चूज करने के पीछे क्या रीजन है? आप रॉयल एनफील्ड से इस बाइक पे आए, आप किसी और बाइक पे स्विच नहीं करें? देखिए, होंडा लेने का मेरा बेसिक रीजन है होंडा का इंजन रिफाइनमेंट। इस तरीके से इंजन रिफाइनमेंट है। दूसरा, बाइक की लुक्स इतने प्रेटी है, इतने प्रीमियम है। डेफिनेटली मार्केट में ऐसी कोई बाइक थी नहीं जो ये लुक अप बाइक कहते। दूसरा, एक रॉयल एनफील्ड की जो दुख थी उससे पब्लिक बोर हो गई थी। इसका थंपिंग कुछ डिफरेंट है, ओके। थोड़ा सा हटके है। तो ये शुरुआती कुछ बेसिक रीजंस थे, देखते ही पसंद आ जाते हैं जैसे बाइक चूज करते हैं। विकास भाई, इसके बाद ना मुझे आप ये बताओ कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है इस बाइक की परफॉर्मेंस के साथ? बाइक की परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है। लॉन्ग राइड्स के ऊपर इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो रॉयल इनफील्ड से थोड़ा डिफरेंट है। इनफील्ड में आप थोड़ा सा अपराइट बैठते हैं, इसमें जो है थोड़ा सा आप बैक एंगुलर रहता है। बहुत हेल्प करता है, आपकी राइडिंग पोजीशन काफी कंफर्टेबल रहती है अगर आप बहुत लंबे राइड्स ले रहे हो। परफॉर्मेंस में इंजन एकदम स्मूथ चलता है, ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, एब्रेशंस नहीं है बाइक के अंदर। तो ये प्रीटी मच राइडिंग कंफर्ट इसका अच्छा है। तो इस बाइक का 350cc का इंजन है और अराउंड 21 bhp। तो ये 21 bhp आपको कम नहीं लगती है? आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो, आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, सिटी पे चलाते हो, मतलब आपको इसका ओवरऑल जो पावर और टॉर्क फिगर है वो किस तरीके से फील होता है कि बाइक आपको चलाने में स्मूथ लगती है, अंडर पावर लगती है, किस तरीके से आपका उसका एक्सपीरियंस क्या, प्लीज शेयर करें हमारे? बाइक का जो पावर परफॉर्मेंस है वो ऐसा है कि अंडर पावर तो कहीं फील नहीं। कई बार ऐसा मन करता है कि अगर थोड़ा सा और करंट आता, थोड़ा और पुश आता तो अच्छा होता, बट मेरे हिसाब से 350 के हिसाब से इसमें इनफ पावर है। अगर हम बाकी उससे कंपेयर करें तो सब इसी रेंज में 2-4 bhp ऊपर नीचे ऑन पेपर्स। बट जो आपको इनिशियल पिकअप होंडा डिलीवर करती है वो रॉयल इनफील्ड में वो चीज मिसिंग थी। रॉयल इनफील्ड ग्रेजुअल पिकअप लेती है और ये बीइंग अ क्रूजर, ये टूरर बाइक, ये पिकअप इसका एक सिटी बाइक जैसा है। जैसे होंडा ने जो CB350 है, CB इज मेंट फॉर सिटी बाइक। सो दो इट इज दिस इस सेगमेंट में राइडिंग के लिए लंबे उसके क्या बोलते क्रूज, दो ये क्रूजिंग बाइक है। बट होंडा ने इसको सिटी के लिए भी काफी रिफाइन करके बनाया कि आपको पिकअप भी मिलता है और वो राइडिंग पोजीशन। तो आपका ओवरऑल सिटी राइड्स का एक्सपीरियंस क्या है? बिकॉज आप अपने ऑफिस के लिए तो डेफिनेटली इसी बाइक को यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि हीटिंग इश्यूज क्या है इसके अंदर? बाइक 181 kg अराउंड हैवी है, तो आपको सिटी में मैन्यूवर करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, या फिर कितना एक रिलैक्स राइड रहती है एज कम्पेयर टू योर अर्लियर बाइक? देखिए, सिटी में मैन्योवर करने के लिए वेट तो है, डेफिनेटली वेट है जैसा आपने बताया। बट जो इसकी सीटिंग पोजीशन है उस हिसाब से जो आपके पैर जमीन पे पहुंचते हैं काफी कंफर्टेबली आप बाइक को हैंडल कर सकते हैं। आप दोनों पैर जमीन पे टच होते हैं। इवन दो अगर आप 165 सेंटीमीटर्स के भी है, अगर थोड़ी शॉर्ट इंसान है तो भी आप इस बाइक को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्वीट है। मतलब ये अगर थोड़ा सा टिप ऑफ भी होने लगती है तो आपको ज्यादा वो नहीं फील होता कि जैसे कि ओवरवेटेड बाइक है और मेरा पैर ऐसा है कि मैं उठाऊं कि नहीं। बाइक हैंडलिंग में काफी अच्छी है। एक बार जब ये मोशन स्टार्ट कर देती है उसके बाद सिटी में इसका मैनेवरिंग बहुत प्यारा है। इसका टर्निंग रेडियस, इसका डिपिंग एंगल, ये बाइक आप चलाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये सिटी के लिए ही बनी है। तो इसको आप बाहर लेके जा सकते हैं, बट ये बाइक का जो एक्चुअल मेक है वो बना ही सिटी के अंदर। विकास भाई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इस हाइनेस के अंदर काफी सारी एसेसरीज लगवा रखी है, कुछ मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं। हमारे व्यूअर्स को प्लीज उसके बारे में बताएं और आपका एक्सपीरियंस बताएं कि आपने उनको लगाने के बाद आपको क्या बेटर फील हुआ है और आपका लगवाने का मकसद क्या था?
पंकज भाई इसमें काफी चीजें हैं, मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। मैंने इसमें हैंडल बार राइजेस लगाए हैं कि जो मेरा अभी मोटो है कि एक मुझे 10,000 किलोमीटर की राइड पूरी करनी है, इसके लिए मैंने थोड़ा अपना सिटिंग पोजीशन को अपराइट करने के लिए। सेकंड है इसमें ये फॉग लैंप्स है, क्योंकि इतनी लंबी राइड पे हेडलाइट सफिशिएंट नहीं होती है, चाहे कोई भी बाइक हो, इसकी वैसे ही थोड़ी कम है, बट जंगल में रात के टाइम ये बहुत जरूरी हो जाता है। देन मैंने लगवाया क्रैश गार्ड। इसका जो बेसिक क्रैश गार्ड था उसकी जो प्रोटेक्शन है उसकी लेवल थोड़ी सी कम है, तो मैंने ये एक अच्छी क्वालिटी का क्रैश गार्ड लगाया। देन नीचे एक बैश प्लेट लगाई है। उसके बाद मैंने सीट अपग्रेड करी है। सीट के बाद मैंने इसमें कैरियर लगाया है, सैडल बैग्स के लिए स्टैंड लगाया है। कैरियर के पास पीछे एक बैक प्लेट भी है। इसमें बेसिक मॉडिफिकेशंस है मोटे मोटे जो मैंने किए। फिर मैंने इसकी टायर प्रोफाइल चेंज करी है कि ऑफ रोडिंग में थोड़ा भी जैसे मैं पहाड़ों की तरफ निकल रहा हूँ और इतनी लंबी राइड पे चाहता था थोड़ा कोई अच्छी प्रोफाइल का टायर हो ताकि मुझे ग्रिप मिलती रहे। ट्राई आइस का भी काफी सीन होता है। तो विकास भाई देखो, लॉन्ग टर्म पे हर कोई चाहता है कि ये बाइक मेरे हिसाब से कस्टमाइज हो, मेरे हिसाब से मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से मैं इसको चेंज करूँ, और आपने, मैं देख रहा हूँ कि आपने वो सब चीजें करी है जिससे ये बाइक आपकी बनी रहे, राइट? तो अब मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि आपका इस बाइक को चलाने का, ऑनरशिप का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर हम एक लाइन में इसको सम अप करें शुरू में, तो इस बाइक का अगर रेटिंग में दूं तो मेरा राइडर एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू इसका राइवल जो मेरे पहली ओनरशिप थी इस 4.5 आउट ऑफ 5। ओके, वो 0.5 की कुछ कमियां हैं, हर चीज में होती हैं। जैसे इसमें बेसिक 2 कमियां जो कि हर राइडर महसूस करेगा, इसके साइड व्यू मिरर्स का कोई प्रैक्टिकल यूज है नहीं। इसमें 60% में हमारे शोल्डर्स दिखते हैं। देन नेक्स्ट इसकी जो हेडलाइट है उसका थ्रो बहुत बहुत कम है, तो वो ऐसा फील होता है कि जो छोटी छोटी स्कूटीज आती हैं उनमें भी आजकल बड़े बड़े अच्छे वाले एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं जिनका थ्रो बहुत अच्छा होता है। जब इतनी बड़ी सेगमेंट में आपने 350 सेगमेंट में इतने पुराने प्लेयर के टक्कर में गाड़ी निकाली है, तो मेरे को लगता है कि वो चीज थोड़ी सी होनी चाहिए थी। उनको छोड़ के जो बाकी है वो 4.5 इसलिए है कि इसका इंजन इतना स्मूथ है कि आपको राइडिंग में मजा आ जाएगा। जो एक मजा वर्ड है ना कि आनंदित कर देगा आपको, ऐसी वाली राइडिंग एक्सपीरियंस देता है इसका इंजन। दूसरा, इसका पिकअप क्वालिटी बहुत अच्छा है। फ्यूल इकोनॉमी एवरेज है, जो बाकी सेगमेंट की बाइक्स है उन्हीं के इर्द गिर्द देती है। अगर आप इसे ज्यादा फ्यूल इकोनॉमिस्ट मतलब थोड़ी सी रेंज में चलाएंगे तो ये 31, 32, 35 तक दे देती है सिटी माइलेज। अगर आप हाईवे पे हैं और हाईवे पे आप काफी रेंज में रह के चलाने वाले हैं, इकोनॉमी में रह के चलाने वाले, तो ये कभी कभी 38, 39, 40 भी टच कर देती है। यूजुअली इसका एवरेज आता है 30। सिटी हाईवे सब मिला के अगर आपकी राइड है, अगर 100 किलोमीटर मिक्सचर है तो 30 का आपको एवरेज है। हाईवे पे ये बाइक देखो भागती तो बहुत है। टॉप स्पीड बताए इसकी, और मुझे बताया कि किस टॉप स्पीड पे, किस स्पीड पे कंफर्टेबली राइड कर सकते हो विदाउट वाइब्रेशंस, कैसे वाइब्रेशंस भी हैं, और ब्रेकिंग इसकी कैसी है जब आप चलाते हो उसको हाई स्पीड पे? इस बाइक का जो टॉप स्पीड है वो मैंने जो कोशिश करी, देखिए टॉप स्पीड एक ऐसी चीज है जो राइडर टू राइडर डिपेंड करती है, बट ये मशीन जो ऑन एवरेज टर्न आउट करके निकालती है वो 130 टच कर देती है। बट इसका एक स्वीट स्पॉट है, वो स्वीट स्पॉट है 80 से 90 के बीच में। 80 से 90 के बीच में इतनी प्यारी चलेगी, इतना इकोनॉमी आपको देगी फ्यूल का। सेकंड, वाइब्रेशन तो इस पे 120 पे भी नहीं आते। उस स्वीट स्पॉट में आपको लगेगा जैसे आप गाड़ी चला ही नहीं रहे, आप सोफे पे बैठे हैं। तो ये इसका स्वीट स्पॉट वहां पर है 80-90। विकास भाई मुझे ये बताओ कि आपने बाइक होंडा बिग विंग से लिए, तो आपका बिग विंग का एक्सपीरियंस कैसा है? इसके अलावा इसकी सर्विस कॉस्ट कैसी है, और होंडा आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है इस बाइक को लेने के बाद? होंडा का जो बिग विंग सेगमेंट है वो जैसा नाम डिफाइन करता है वो बड़ी गाड़ियों की, तो यूजुअली उसमें इस गाड़ी के आने से पहले 650 सीसी से स्टार्ट होती थी। लोअर इंजन था वहां का, सबसे छोटा इंजन वो 650 सीसी। ये उनका न्यू इंट्रोडक्शन है जो इन्होंने बिग विंग से बेचने का प्लान किया। मेरे हिसाब से इसके दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज क्या है कि आपको एक प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है। आप एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बड़ी और ज्यादा केपेबल मशीनें बिकती थी, तो वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, वहाँ के जो वर्कशॉप में लोग हैं, जो सेल्स टीम है, वो काफी नॉलेजेबल है, क्योंकि उस तरीके से कंपनी ब्रश अप करके तैयार रखती है। सेकंड जो चीज है, होंडा का जो कस्टमर एंगेजमेंट है वो मुझे बहुत पसंद आया। जहां से मैंने ली है ईवीएम कोची टॉप लाइन से, वो एवरी मंथ एटलीस्ट 2 राइड करा देते हैं। अगर छोटी राइड्स करा रहे हैं तो वो गेट टुगेदर करा के कम से कम 2 ब्रेकफास्ट राइड्स करा देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि वो 2-3 महीने में वो एक लंबी राइड प्लान करते हैं। अभी हालांकि 10-15-20 दिन पहले हमारा केरला चैप्टर हुआ था, जिसमें 500 से ज्यादा राइडर्स होंडा ने इकट्ठे किए थे थ्रू आउट केरला। वो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर किया, गाड़ी के साथ क्या प्रॉज है, क्या कौन सा कंपनी क्या कर सकती है। तो मुझे होंडा की ये बात बहुत प्यारी लगी कि वो बेचने के बाद भूल नहीं जा रहे
कि सिर्फ इसकी जनरल सर्विस करके नहीं छोड़ दे रहे, वो पूछ रहे हैं कि कैसी लग रही है, क्या मजा आ रहा है, क्या करें अगली में, क्या करें इसमें, ऐसा क्या कर दें जो आपका एक्सपीरियंस और बेहतर बना दे। तो ये चीज मुझे होंडा की बहुत अच्छी लगी। तो कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब बिगनिंग का बहुत अच्छा है। जो सेकंड सवाल आपका था कि इसकी जो मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट है वो कॉन्स वाला सेगमेंट है, क्योंकि हम प्रीमियम दुकान से जब चीजें ले रहे हैं तो हमें वो प्रीमियम प्राइस भी पे करना है। तो इसके कुछ अननेसेसरी कॉस्ट्स हैं जो कि लेबर कॉस्ट, लेबर चार्जेस इसके काफी हेवी हैं। जिस सेगमेंट में फॉल इन हो रही है वो सेगमेंट में मुझे लगता है कि कंपेयर करें इनफील्ड से तो 20 से 25% हम ज्यादा पे करते हैं होंडा में। सेम काम अगर हम इनफील्ड वालों के साथ कराते तो शायद हमें 20-25% का डिस्काउंट मिलता, डिस्काउंट कम रहता है। इतना इसमें चार्जेस का डिफरेंस। तो जैसे कि अभी आपने इसकी रिसेंटली सर्विस कराई है, तो आपकी सर्विस कॉस्ट क्या आई है और उसमें जो बेसिक पार्ट्स आपने जो एक सर्विस में लगाने होते हैं, जो यूज करने होते हैं, उसकी अगर हम कॉस्ट की अगर बात करें, कोई डिफरेंट पार्ट्स या चेन सेट वगैरह सब कुछ छोड़ दे तो बेसिक कॉस्ट क्या आती है सर्विस की, मेंटेनेंस कॉस्ट? देखो पार्ट चेंज कराने वाला तो मेरे हिसाब से जनरल कॉस्ट में नहीं आता, वो तो अपने ऊपर हो गया कि क्या तोड़ के ले जा रहे हैं। बाकी इसकी जो जनरल सर्विस आती है 3 फ्री सर्विसेज के बाद जो 4 पेड सर्विस है वो स्टार्ट होती है 1800 से 2500 के बीच में हो जाती है। अच्छा, इतना लगता है। और वही चीज अगर हम इनफील्ड की बात करें तो वो 1200 से 1400 के बीच में हो जाता है। तो एक पेड सर्विस की कॉस्ट इसमें लगभग 2000 रुपीज के अराउंड आती है। जनरल सर्विस होती है, फिल्टर चेंज, फिल्टर साफ करना, ऑयल चेंज करना, बाकी पॉइंट्स को भी रिसेट करना। जनरल सर्विस है वो 1800 से 2500 के बीच में। विकास भाई, मुझे ना अब आपकी राइड के बारे में बताओ कि आपका राइड का क्या मोटिव है, कैसे आप निकल रहे हो और क्या इसमें, मतलब मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ आपकी राइड के बारे में। आप मुझे कल घर पे बता रहे थे, प्लीज मैं हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज बताओ एक बार। मेरे इस राइड का मकसद है कि मैं 10,000 किलोमीटर पूरे करूं। तो उसके लिए अभी इंडिया को हम अगर ऐसे ऐसे नापेंगे तो पूरे नहीं हो रहे। तो मैंने क्या प्लान किया कि मैं इंडिया का मैप आउट करूंगा, इंडिया के मैप में। तो मैंने कोची से स्टार्ट किया है, मैं गुजरात कोस्ट से होते हुए अभी जयपुर तक आया। मैं इसको पूरा करके दूसरी कोस्ट से वापस कोची की तरफ जाना चाहता हूं। जो मेरे टर्निंग पॉइंट रहेगा वो मैंने काफी खास जगह को रखा है, वो है रजांगला। 1962 का एक बैटल वॉर मेमोरियल है हमारी आर्मी का, वहां तक मैं जाऊंगा वन वे, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट रहेगा। वहां से लौटते हुए मैं अपनी इस राइड के पूरा। विकास भाई, आपने इस बाइक के बारे में अच्छी बुरी बातें सब बता दी हैं, इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बता दिया है, आपके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया है। अब मुझे ऐसे बताएं कि आज की डेट में इस बाइक के बहुत सारे कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल है, स्पेशली बाय रॉयल एनफील्ड, और इसके अलावा केटीएम में भी एडवेंचर्स आ गई हैं जो टूरिंग करने के लिए, सिटी राइड्स के लिए बहुत बढ़िया बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये जानना है कि आज की डेट में अगर कोई बाइक खरीदता है तो क्या वो इसको चूज कर सकता है, क्या उसकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ये बाइक कहीं स्टैंड करती है, कि अगर वो बाइक्स की लिस्ट बनाता है 5 बाइक्स की कि मुझे 5 बाइक्स लेनी होती है, तो उस लिस्ट के अंदर ये बाइक कहीं स्टैंड करती है आज की डेट में? देखिए, मेरा मानना है कि अगर हम लिस्ट बनाए तो शायद 5 ही बाइक ऐसी हैं जो इस सेगमेंट में फॉल इन होगी। उसके हिसाब से ये ऐसा नहीं कि मेरी बाइक है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, बट क्योंकि इससे पहले मैं इस से डिफरेंट बाइक चलाता था, इनफील्ड चलाता था जैसे मैंने पहले बताया, उस हिसाब से ये बाइक एक मस्ट चेक है। हर किसी राइडर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कोई टॉर के लिए बाइक लेता है, कोई इंजन परफॉर्मेंस के लिए लेता है, कोई डेली कम्यूट के लिए लेता है, कोई टूरिंग के लिए लेता है। तो एक जो होंडा ने इस बाइक में एक मल्टी पैकेज आपको दिया है कि सिटी में जैसा आप पिकअप है इसका, लॉन्ग टूरिंग में जैसा इसका सीटिंग पोजीशन है, जो ये माइलेज निकालती है, जो इंजन में ग्रंट है, पावर है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए अगर आप 350 सेगमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो। ये बाइक जितना प्राइस होंडा आपसे लेती है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ओवर डिलीवरी देती है। क्योंकि यूजुअली हम जब सामान ले लेते हैं तो हमारे मन में रहता है, देखिए छोटी मोटी चीजें हैं जैसे कि मैंने बताया, ये कॉस्मेटिक चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि हम कपड़ा लेते हैं तो उसके बाद जैसे एडजस्टमेंट कराते हैं। तो बाइक को अपना बनाने के लिए कुछ कुछ कराना पड़ता है। कुछ लोगों के हाइट के हिसाब से शीशे सही भी हैं, बट मेरे हिसाब से जैसा आपने पूछा तो मुझे शीशे थोड़े से कम लगे कि ये थोड़े और ऐसे होते, लाइट का थ्रो थोड़ा ज्यादा होता। ये कुछ छोटी मोटी 19-20 की चीजें छोड़ के अगर मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट आप सुनना चाहें तो मैं इस बाइक से बहुत खुश हूँ। लगभग मुझे प्यार हो गया इस बाइक से, तभी मैं इसे 10,000 किलोमीटर के लिए लेके निकला। साथ में कोई इंसान नहीं बैठा है, मैंने बाइक ले लिया अकेली, यही मेरी पार्टनर है 10,000 के लिए। तो उसी से आप समझ गए होंगे कि ये बाइक का कैसा परफॉर्म, क्या रिलायबिलिटी है। 10,000 किलोमीटर के लिए सोलो एक बंदा इस बाइक पे रिलाई कर सकता है, तो इस बाइक में दम। तो अगर आप ये बाइक इस सेगमेंट में जाने के लिए सोच रहे हैं तो मेरा मानना है कि जरूर कंसिडर करिए। अपनी जो टेस्ट राइड है उसके अंदर होंडा को पक्का लिस्ट में डालिए, और अगर पसंद आई तो फिर आपको भी प्यार हो जाएगा। होंडा ने बनाई है इसे बाइक। विकास भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने सारी चीजें बताई हमारे व्यूअर्स को।
मुझे एक चीज और पूछनी है कि इसमें एक RS वर्जन भी आता है, क्या वो बाइक इससे बेटर है, कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आपको ये बाइक ज्यादा बेटर? नहीं, RS वैसे इसमें एक और वर्जन है, ये है DLX Pro, इसका एक वर्जन आता है DLX। उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस ड्यूल हॉर्न और ये कंट्रोल का डिफरेंस है। और जैसा जिसके आपने पूछा RS उसका थोड़ा सा स्पोर्टी लुकअप वर्जन। इंजन सेम है, चेसिस सेम है, पावर टेरिन पूरा का पूरा सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जो लुक दिया है इन्होंने, जैसे ये पीछे मेटल मडगार्ड, रेट्रो लुक है इसका थोड़ा रेट्रो लुक है, रेट्रो मॉडर्न लुक है। उसका प्रॉपर एक स्पोर्टी लुक है, जो आज की जनरेशन जो पसंद यूथ करती है, को काफी पसंद आता यूथ है। को जो पसंद आता है, तो वो सिर्फ उस मार्केट को केटर करने के लिए होंडा ने उसको थोड़ा सा वैसा बनाया। बाकी अगर देखे तो वेट भी दोनों का लगभग सेम ही है, खास इतना फर्क नहीं पड़ता, 5-10 किलो। क्या राइड क्वालिटी में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम इंजन है, सेम चेसिस तो अपने अपनी पसंद है कि जिसको रेट्रो लुक पसंद है वो ले सकता है, और जिसको RS वाली लुक्स पसंद है वो ले सकता है। वो सिर्फ कॉस्मेटिक डिफरेंस है। बाकी बाइक का जो पावर डिफरेंस वो है, पावर फिगर्स है और इंजन है, चेसिस है, वो सब एकदम सेम सेटअप पे वो बाइक बनी। ठीक है विकास भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपको ऑल द बेस्ट है आपकी राइड के लिए, और आपके लिए हैप्पी जर्नी एंड सेफ राइड, और हम आपसे दोबारा मिलेंगे होपफुली। दोस्तों ये तो था Honda CB350 हाइनेस का ओनरशिप एक्सपीरियंस। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और वीडियो के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ।